आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। The potential difference applied across the two ends of the conductor set up an electric field. Under the effect of electric field, electron accelerated, and as they move, they collide against the ions and atom in the conductor. The energy of electron transferred to the atoms and ions appear as a heat. This is called heating effect of electric current. ये लिखा हुआ चीज अभी आपको समझ में नहीं आएगा, तो अगर आपको इसको समझना है तो पहले इस डायग्राम को अच्छे समझे, यहाँ पे समझे। यहाँ पे आपको जब समझ में आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले काम करते हैं, हम लोग इधर समझते हैं, लास्ट में ऑटोमेटिक हमारा ये समझ में आ जाएगा। तो चलिए, हमने क्या किया, एक कंडक्टर लिया। ये क्या है, एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर का मान लीजिए ये वाला एंड ए है और ये वाला एंड बी है। कंडक्टर का इस एंड से और इस एंड से हमने एक बैटरी को क्या किया, कनेक्ट किया। क्लियर? जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये है। ये क्या होता है, हायर पोटेंशियल, और ये क्या होता है, लोअर पोटेंशियल। बैटरी का हायर पोटेंशियल कंडक्टर के एंड ए से हमने ज्वाइन किया। बैटरी का लोअर पोटेंशियल कंडक्टर के बी एंड से हमने ज्वाइन किया। हायर पोटेंशियल के पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बैटरी का हायर पोटेंशियल ए एंड से हमने ज्वाइन किया है, इसलिए ये पोटेंशियल यहां पे होगा। सिमिलरली बैटरी का जो लोअर पोटेंशियल है वो कनेक्ट है बी से, तो यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे। इस कंडक्टर के एंड ए में और इस कंडक्टर के एंड बी में चार्ज एपियर हो चुका है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। आपको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर जिन्हें नहीं पता है तो एक हमने लेक्चर बनाया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, वो जाकर देख लेंगे, उसके बाद आगे का समझ में आएगा। यहाँ पे मैं फिर से बताऊंगा नहीं उसके बारे में। क्लियर? तो अब ये पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, ये नेगेटिव चार्ज हो चुका है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है। अगर ये मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा बाहर की तरफ निकलेगा। क्लियर? अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसी की तरफ आएगा। एक चीज और हमने बताया था कि विथ सरफेस 90 डिग्री आता जाता है, मतलब 90 डिग्री से निकलता है, आता भी 90 डिग्री के साथ है, हमने बता चुका था। अगर मान लीजिए एक चार्ज बॉडी कुछ ऐसा है तो कैसा निकलेगा, विथ 90 डिग्री। अगर ये नेगेटिव चार्ज है कैसा आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ये ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, दोबारा नहीं बात करेंगे, बट थोड़ा सा बोल दिए हैं फिलहाल। अब देखिए, ये पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा बाहर की तरफ निकलेगा, ऐसे। इधर भी जाएगा बट उधर क्या काम नहीं है, इधर भी जाएगा बट हमें उधर मुझे लेना देना नहीं है। हमें इस कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा है बस उससे हमें देखना है। अब ये सारा के सारा क्या होगा, 90 डिग्री के साथ निकलेगा। गुड। अब ये नेगेटिव है तो इस नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा उसी की तरफ होगा। वो भी कैसा है, 90 डिग्री के साथ। क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा है। तो इस कंडक्टर के अंदर में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे, नेट डायरेक्शन तो इधर है, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इधर है, और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इधर है। यानी कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट अगर डायरेक्शन देखें तो ए से बी की तरफ है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर है, ए टू बी है। क्लियर? तो आप क्या देखें यहाँ पे
कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है। क्यों आ चुका है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ही तो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर मैं दिखा रहा हूं, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा दिया। क्लियर? यानी कि इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है। और ये सेटअप क्यों हुआ, कब हुआ? जब हम इस कंडक्टर के एंड से हमने पोटेंशियल डिफरेंस को दिया तब। आई पोटेंशियल डिफरेंस जब आया तभी जाकर ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है कंडक्टर। क्लियर अच्छे से? अब अगला पॉइंट बात करते हैं। अभी कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मान लीजिए एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। इसको थोड़ा मैं हटा दे रहा हूं, कुछ और काम इसमें करना है हम लोग को। मान लीजिए यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर कर लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्लियर है, एटम से बाहर है। क्लियर? चलिए, अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली इस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। हमने अभी बोला कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर है। तो मैं आपको एक चीज और सिखाया था कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अगर जिसको दिक्कत हो रहा है तो एक लेक्चर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे हमने बनाया है, उससे जाकर देख लिया। क्लियर? क्या बताया कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन भी क्या है? चार्ज पार्टिकल है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर है, तो क्या इस पे फोर्स लगेगा? यस, लगेगा। क्लियर? तो देखिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो ये क्या करेगा? इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, लेट्स से विथ फोर्स F1। यानी कि ये पोर्शन इस फ्री इलेक्ट्रॉन को F1 फोर्स से क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। क्लियर? अब ये क्या है? नेगेटिव पोर्शन है और ये भी नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो किधर? इधर। तो मान लीजिए ये वाला पोर्शन इस फ्री इलेक्ट्रॉन को रिपेल करा विथ फोर्स F2। क्लियर? अब ध्यान से देखेंगे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे इसके वजह से F2 फोर्स इधर लगा, इसके वजह से इस फ्री इलेक्ट्रॉन पे F1 फोर्स इधर लगा। यानी कि इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे दो फोर्स लग रहा है, एक F1 और F2, दोनों का डायरेक्शन किधर है? इधर है। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? तो नेट फोर्स हो जाएगा F1 प्लस क्या हो जाएगा? F1 प्लस F2। अब ये नेट जो फोर्स है, इस नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? ऑफकोर्स इन दोनों का फोर्स का डायरेक्शन इधर ही है, तो इसका भी फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए मैं आपको अब दिखाता हूं। यहां तक क्लियर? ध्यान से सुनेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर लाइन एक न कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा। यही था। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? F लग रहा है, F1 प्लस F2। ये इसके वजह से और इसके वजह से जो नेट फोर्स इस पर लगा है वो है। मान लीजिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या है? m है। मास क्या है? m है। तो सिंपल वही बात हो गया न्यूटन का सेकेंड लॉ कि अगर कोई एक बॉडी है, अगर इस बॉडी का मास क्या है? कांस्टेंट है, एंड इस पे फोर्स लग रहा है F, तो ये बॉडी एक्सेलरेट करेगा विथ a, यानी कि F इक्वल टू ma, यानी कि a इक्वल टू F बाई m। यानी कि न्यूटन के सेकंड लॉ क्या कहता है कि अगर मान लीजिए बॉडी उसका मास क्या है? कांस्टेंट है, तो इस पे जो फोर्स नेट फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा? m इंटू a हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई m हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कि इस इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? m है। मान लीजिए m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे नेट फोर्स क्या लग रहा है? F लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन F इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेशन। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा? F बाई m। यानी कि इस इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन होगा क्या हो जाएगा? F बाई m।
समझ में आया? यानी कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट किया, और ये एक्सेलरेट किया, इसका कारण क्या है? ये एक्सेलरेट क्यों किया? क्योंकि इस पे इसने फोर्स इधर लगाया, इसने फोर्स इधर लगाया, जिसके वजह से इस पे नेट फोर्स लगा। अब नेट फोर्स लगेगा तो इसके पास मास भी है, तो मास है तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होगा? MEA, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/8। यानी कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट करेगा। अब एक्सेलरेट करेगा इट मींस वो मूव करेगा। किस डायरेक्शन में? B to A, इधर। क्लियर? पक्का? यानी कि ये मूव करना शुरू किया। बट ये मूव किया क्यों? इसका कारण सुनिए। जब कंडक्टर के एंड में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ तो इस पे फोर्स लगा, किधर? इधर। अब इस फोर्स की वजह से क्या किया? एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेट किया इट मींस ये मूव किया। ठीक है, अब आगे आते हैं, ध्यान से सुनते चलेंगे आप लोग। तो यहां तक हमें पता चल गया कि ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब ध्यान से सुनेंगे। मान लीजिए आगे कोई एक एटम होगा या पॉजिटिव आयंस होगा। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाएगा और इस एटम के साथ कोलाइड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? कोलाइड कर जाएगा। क्या कर जाएगा? कोलाइड कर जाएगा। ये देखिए क्या है? ये एटम हो सकता है या आयंस हो सकता है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स था वो जाके क्या किया? कोलाइड किया। क्यों? क्योंकि मूव कर रहा है। क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलिजन करने से पहले उस पर फोर्स लगा। अब फोर्स लगेगा तो उसके वजह से वो क्या किया था? एक्सेलरेट किया था। अब एक्सेलरेट किया था यानी मूव किया था। अब मूव करने की वजह से उसके पास एनर्जी आ चुका था ड्यू टू मोशन, काइनेटिक एनर्जी। अफकोर्स यार कि अगर किसी बॉडी पे मैं फोर्स लगा रहा हूं, अब फोर्स लगाने से अगर मूव किया मीन उस पे वर्क हुआ है। अगर वर्क हुआ है तो वर्क को एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। और यहाँ पे मोशन में आया तो कौन सा एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने की वजह से ये मूव किया। मूव करने की वजह से इसके पास कौन सी एनर्जी आया? काइनेटिक एनर्जी आया। बट जैसे यहाँ आयन या एटम के साथ कोलाइड करेगा, इसके पास जो एनर्जी था वो ट्रांसफर होके कहाँ चला जाएगा? एटम्स के पास, क्योंकि कोलिजन के वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे कोलिजन हुआ तो कोलिजन की वजह से क्या होगा? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी था वो एनर्जी क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर? अब इसके पास जो एनर्जी आया है फ्री इलेक्ट्रॉन से, वही एनर्जी हीट के फॉर्म में क्या होता है? हीट के फॉर्म में एपियर होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं। फ्री इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स लगा तो मूव किया, तो मूवमेंट की वजह से उसके पास एनर्जी कौन सा हुआ? काइनेटिक एनर्जी। जब आगे जाके एटम या आयन से कोलाइड किया तो कोलिजन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन के पास था वो ट्रांसफर हुआ। किसको मिला? एटम और आयन को मिला। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी मिला वही हीट के फॉर्म में अपीयर होगा। क्लियर? ये सिर्फ एक फ्री इलेक्ट्रॉन की बात था। क्लियर? ऐसे बहुत सारे इस कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऐसे सारे प्रोसेस कर रहे होंगे। इस तरह से बहुत सारे एटम्स और आयन को काइनेटिक एनर्जी मिल रहा होगा और सब एटम हीट के फॉर्म में अपीयर कर रहा होगा। यानी कि जब ये अपना एनर्जी इसको दिया, जब कोलिजन हुआ तो ये क्या किया? जो एनर्जी इसके पास आया वो हीट के फॉर्म में अपीयर। इट मींस ये एटम गर्म हो चुका है। क्लियर? यानी कि इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी था वो जब कोलाइड किया इसके एटम के साथ तो अपना एनर्जी इसको दे दिया कोलिजन की वजह से। अब इसके पास जो एनर्जी आया काइनेटिक एनर्जी वही हीट के फॉर्म में अपीयर हुआ। इट मींस ये एटम या आयंस क्या हो गया? हीट हो गया, गर्म हो गया। इसी तरह से इसके कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एंड बहुत सारे एटम के साथ कोलाइड किए होंगे। इसी तरह से सब एटम्स क्या हुए होंगे? हीट हुए होंगे, गर्म होंगे। देन मैं बोल सकता हूं कि ये कंडक्टर ओवरऑल गर्म हो चुका है, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर जो एटम्स है वो क्या हो गए हैं? हीट हो गए हैं, गर्म हो चुके हैं।
तो ये मैं बोल सकता हूं कि कंडक्टर हीट हो चुका है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यानी कि ये जो है इसी को हम लोग बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं इसको समझाता हूं। द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के एक एंड ए है और एक बी है। इस एंड के में हम लोग क्या किए, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए। क्लियर? यहां तक दिक्कत नहीं है। सेट अप इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ। क्लियर? अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड एज दे मूव। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से सेटअप होने की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्सेलरेट किए एंड वो फिर मूव किए। दे कोलाइड अगेंस्ट द आयन एंड एटम इन द कंडक्टर। फिर वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एटम और आयंस के अगेंस्ट में क्या किए, कोलाइड किए। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एनर्जी था इलेक्ट्रॉन के पास, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसफर टू द एटम और आयन अपीयर एज हीट। जो इसके पास जो एनर्जी आया फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, वही किस फॉर्म में अपीयर हुआ, हीट के फॉर्म में अपीयर हुआ। दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैंने बोला था ना कि ये कब समझ में आएगा, जब आपको ये समझ में आ जाएगा। एक चीज और, ये हीटिंग इफेक्ट किसके वजह से हुआ, तो हीटिंग इफेक्ट हुआ है ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी था उसके लॉस की वजह से हुआ। यानी कि जब यहाँ पे कोलिजन हुआ तो कोलिजन की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी लूज होकर इसके पास आया, वही काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, हीट के फॉर्म में अपीयर हुआ। क्लियर? आई थिंक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। क्लियर? कि एक कंडक्टर में जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्यों हीट हो जाता है, उसका पूरा ये कारण बता चुका। यानी पूरे प्रोसेस को ही हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करते हैं। क्लियर? अब आगे मैं ये बताना चाहता हूं कि ठीक है सर ये गर्म हो चुका है, तो क्या ये जो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या इस हीट को मैं कैलकुलेट कर सकता हूं? यस, मैं बता सकता हूं कि यहाँ पे जो हीट जो प्रोड्यूस हुआ है, ये कितना अमाउंट में हीट प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यही हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? यानी कि इस कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस हुआ रहा है, इस हीट को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, कितना हीट हुआ, कितना अमाउंट में हीट हुआ, ये हम निकालना चाहेंगे। क्लियर? तो चलिए अब इसको इरेज कर रहा होगा बोलो। यहाँ पे मैंने बहुत सारा चीज आपको बताया हूं एंड देन सारी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए अब देखिए, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेकर हमने समझाया से बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, हमें नहीं पता कितना इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो एक काम करते हैं, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को मैं एक करता हूँ कंबाइन कर देता हूँ। मतलब मान लेता हूँ कि क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जाके कोलाइड कर रहे हैं। अब क्यू अमाउंट यानी कि बहुत सारा चार्ज, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जाके जाके कोलाइड किए होंगे बहुत सारे एटम्स को। तो मैं मान लेता हूं कि यहां से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जाके क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। तो क्यू अमाउंट चार्ज जाके मूव कर रहा है और जाके कोलाइड कर रहा है, जिसकी वजह से हीट हो रहा है। मैं ऐसा लेट कर रहा हूं। ठीक है? अब उस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को पोटेंशियल कितना मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर क्यू चार्ज मूव करता है और पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो वर्क डन क्या होगा। तो आपको पहले बता चुका हूं कि V इक्वल टू क्या होता है, W/Q। याद कीजिए कि ये वर्क डन कौन सा था, Q चार्ज को मूव कराने के लिए। कब? जब पोटेंशियल डिफरेंस V था तब। याद है ना आपको फॉर्मूला? गुड। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पे ये W क्या है, VQ क्या है। तो Q क्या है, यहां से हमने जो चार्ज भेजा है यानी कि मूव कर रहा है वो, और ये V क्या है, जो इस कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है वो, और ये W क्या है, जो इस चार्ज पे वर्क किया गया है। यानी कि यहां से जो चार्ज मूव कर रहा है उस पे जो वर्क हो रहा है वो W है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जो कंडक्टर में मिला है वो क्या है, आई थिंक ये क्लियर हो गया। अच्छा एक चीज और, अब इस कंडक्टर में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम दिए हैं तो इसमें करंट फ्लो करेगा।
अब करंट फ्लो किधर से किधर करता है, हायर से लोअर। तो मान लीजिए इस कंडक्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। अगर एक कंडक्टर है तो इसके पास रेजिस्टेंस भी होगा। मान लीजिए इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, आर है। आप इस केस में अगर ओम्स लॉ लगाते हैं तो ओम्स लॉ देखिए क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। यानी कि इस कंडक्टर में अगर ओम्स लॉ लगाते हैं तो इस कंडक्टर के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, करंट कितना जा रहा है, I, रेजिस्टेंस कितना है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर। V के जगह पे हमने क्या किया, आई आर को सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, एक चीज और हम जानते हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी होता है, पता है कि नहीं। Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी, एस। I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। क्लियर। अब Q की जगह क्या कर देंगे, आई टी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, आई आर आई टी। अब देखिए यहाँ पे 1 2 यानी कि 2 है तो आई स्क्वायर आर टी। ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्लियर, गुड। ये क्या आया, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया कि W क्या है। तो W यहां से जो Q अमाउंट का जो चार्ज मूव कर रहा है उस पे जो वर्क हो रहा है, ये वही वर्क है, ये वही वर्क है। ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे। ये आपका एटम, ये आपका चार्ज हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए क्यू चार्ज, क्लियर, क्यू चार्ज। अब ध्यान से सुनेंगे, ये वर्क कौन सा वर्क है, जो इस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पे जो वर्क किया जा रहा है वो ये वही वर्क है, क्लियर। मुझे पता है कि अगर हम किसी भी बॉडी पे या पार्टिकल पे अगर वर्क कर रहे हैं तो वो वर्क उसमें ही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये वर्क इस चार्ज पार्टिकल पे एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब कौन सी एनर्जी स्टोर होगा, तो आपको मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, क्लियर। अब यहां ये जैसे ही जाके इसको कोलाइड करेगा बाबू, जैसे यहां पे क्या करेगा, कोलाइड करेगा, तो इसके पास जो एनर्जी था वो एनर्जी यहां पे ट्रांसफर होगा। अब वही एनर्जी जो इस एटम को मिलेगा वही क्या होगा, हीट के फॉर्म में एपियर होगा। तो मान लीजिए हीट कितना एपियर हो रहा है, H हो रहा है, यानी कि कितना अमाउंट में एपियर हो रहा है, तो H हो रहा है। एक चीज और, हीट क्या होता है, एनर्जी होता है, यानी कि ये जो हीट इस पे कितना वर्क किया गया, W। अब यही W वर्क इसके पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, और यही काइनेटिक एनर्जी किसमें ट्रांसफर हुआ, एटम में, और यही काइनेटिक एनर्जी किसके फॉर्म में हुआ, हीट के फॉर्म में हुआ। आप ध्यान से देखेंगे, ये वर्क काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दे रहे हैं, ये काइनेटिक एनर्जी ही हीट के फॉर्म में हुआ, यानी कि ये काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर, हीट के फॉर्म में, तो ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर से ये वर्क इस चार्ज पार्टिकल पे किया गया और यही वर्क काइनेटिक फॉर्म के एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। अब यही काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हुआ इस एटम में, अब यही काइनेटिक एनर्जी हीट के फॉर्म में अपियर हुआ। इट मींस ये हीट एनर्जी इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा और ये इसके बराबर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हीट वर्क के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बोल सकता हूँ कि W इक्वल टू H, देयरफॉर इस W की जगह क्या कर देंगे, H रख देंगे, तो I स्क्वायर RT हो जाएगा। ये W इक्वल टू H कैसे कि ये समझना बहुत जरूरी है। तो मैं ये बता सकता हूं कि इस कंडक्टर के पास कितने अमाउंट में हीट हुआ, कितना हीट एनर्जी आया, तो H इक्वल टू आई स्क्वायर RT। यहाँ पे H क्या है, हीट एनर्जी है, I क्या है, सबको पता है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है, और T क्या है, टाइम है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। एंड इसको एक और नाम कहा जाता है, ये जो रिलेशन जो है इसको हम लोग एक और नाम से कहा जाता है, इसको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
आपसे अगर पूछेगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग तो आप यही बताएंगे, H=I²RT। क्लियर? यानी कि इस फॉर्मूले के हेल्प से आप बता सकते हैं कि कंडक्टर में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ है। आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन के तौर पे आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेता हूं ताकि पूरा क्लियर हो जाएगा। द हीट प्रोड्यूस in each second is 20 joule in 5 ohm resistance. Calculate the potential difference. क्लियर? अब ध्यान से सुनेंगे। एक क्वेश्चन हमने ले लिया इसी पे कि द हीट प्रोड्यूस इन ईच सेकेंड इज 200 जूल इन 5 ओम रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कंडक्टर है, इस कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 200 जूल। और ये हर सेकेंड यानी कि हर एक सेकेंड में, मतलब एक सेकेंड यानी कि टाइम कितना दे रहा है? एक सेकेंड में, यानी कि इस कंडक्टर में एक सेकेंड में इतना यानी 200 जूल का हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? और इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 5 ओम दिया है। अब कहता है कि इस कंडक्टर के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालें। तो मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V है। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया कि कंडक्टर है, उस कंडक्टर में हीट 200 जूल एक सेकंड में प्रोड्यूस हो रहा है। इस कंडक्टर के पास रेजिस्टेंस 5 ओम है, तो इस कंडक्टर के पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? फार्मूला H=I²RT। तो I² क्या हो जाएगा? H/RT। ये वाला पोर्शन क्या चला गया? इधर, तो ये रूट चला जाएगा, इसको हम हटाएंगे तो क्या चलेगा? रूट चला जाएगा। I H की वैल्यू कितना दिया है? 200, R की वैल्यू 5, T की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट काट दो, 40 हो जाएगा। तो 40 हो गया, यानी कि I कितना गया? 40 रूट एम्पियर। ओम्स लॉ लगाएंगे तो V क्या होता है? IR। V I कितना चुका है? 40 एम्पियर। तो यहाँ पे रख दो 40, रेजिस्टेंस कितना दिया है? 5 दिया है, यहाँ पे 5 रख दो, यानी कि V आ गया 5√40 वोल्ट। क्लियर हुआ? पक्का अच्छे से क्लियर हो गया? वेरी गुड। हाँ, एक चीज और, H क्या आया? I²RT आया। इसको क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यहां पे ना ये जो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है कंडक्टर में, यहां पे डिपेंड भी कर रहा है। देखिएगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I² फर्स्ट, फिर H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर सेकेंड, और H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब तीनों को समझेंगे। ये क्या कर रहा है कि जो हीट जो कंडक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है करंट के स्क्वायर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। इट मींस अगर करंट बढ़ता है तो हीट भी बढ़ेगा, अगर करंट डिक्रीज करेगा तो हीट भी डिक्रीज करेगा। इट मींस कि अगर कंडक्टर में करंट अगर ज्यादा फ्लो करेगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर करंट कम अगर है तो हीट कम प्रोड्यूस। सिमिलरली यहाँ पे रेजिस्टेंस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाला, ये क्या है कि हीट जो कंडक्टर में प्रोड्यूस हो रहा है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। इट मींस अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, अगर रेजिस्टेंस कम होगा
तो हीट कम प्रोड्यूस होगा। इसका एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं, जैसे हीटर में जो कॉइल यूज किया जाता है वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है उस कॉइल के पास। अब ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से वो बहुत ज्यादा गर्म होता है, इतना गर्म हो जाता है कि हम उसे खाना बना लेते हैं। हीटर से क्या बनता है, खाना बनता है ना। तो वहां पे क्या है, हीटर एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ का ही है, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही है वो एप्लीकेशन। यानी कि हीटर में क्या है, जो कॉइल जो है उस कॉइल में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्या हो जाता है, वो हीट ज्यादा हो जाता है। अब हीट ज्यादा होगा तो खाना तो बनेगा ही। क्लियर? गुड। एक और एग्जांपल दे देता हूं इसका, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है, कॉइल लगा होता है जो निक्रोम का बना होता है। निक्रोम के पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। अब ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो अगर हम उसमें पोटेंशियल देंगे, करंट फ्लो कराएंगे तो क्या करेगा, हीट कर जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक आयरन में एक कॉइल लगा होता है जिसका नाम होता है निक्रोम, निक्रोम से बना होता है। और निक्रोम के पास बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। अब ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा हीट, कम रेजिस्टेंस कम हीट होगा। क्लियर? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? और ये वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा है कि कहता है कि अगर टाइम ज्यादा होगा तो हीट भी ज्यादा होगा, टाइम कम होगा तो हीट भी कम होगा। इट मीन्स इसके हिसाब से अगर बात करें तो टाइम ज्यादा हीट ज्यादा, टाइम कम हीट कम। अरे यार, अगर कोई इलेक्ट्रिकल चीज को, जैसे मान लीजिए पंखा ही है, अगर हम पंखा को अगर हम चालू किए तो अगर मान लीजिए 1 घंटा चला है तो थोड़ा गर्म हुआ, अगर शाम तक चलेगा तो बहुत गर्म हो जाता है। कहते हैं कि नहीं कि देखो बहुत देर से चल रहा है। अब मान लो कि टीवी ही चला रहे हैं तो टीवी चलाते हैं तो मान लीजिए 1 घंटा चलाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मान लो बहुत देर से चला रहे हैं तो बहुत गर्म हो जाएगा। होता है कि नहीं? यानी कि ज्यादा टाइम तक चलेगा तो गर्म होगा, कम टाइम तक चलेगा तो कम गर्म होगा। यानी कि टाइम ज्यादा है तो हीट ज्यादा होगा, टाइम कम होगा तो हीट कम होगा। क्लियर ना? वेरी गुड। अब मान लीजिए आयरन की बात कर लेते हैं। अगर आयरन हम अगर मान लीजिए प्लग में लगाएं, 1 सेकंड में देखें गर्म नहीं हुआ, बट थोड़ी देर के बाद देखे गर्म हो गया। यानी कि टाइम बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगा, टाइम घटेगा तो हीट भी घटेगा। ध्यान रखेंगे इस चीज को। क्लियर? अच्छे से समझ में आ गया? गुड।